हेलो एवरीवन, ये हमारा मैथ्स पेडागोजी में फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ, गणित अधिगम अवस्थाएं, थ्योरी ऑफ वैन हील, गणित शिक्षण के क्या साधन हैं और त्रुटि विश्लेषण व अधिगम अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। इन सभी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हमने आपसे बोला था, अभी 3 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं, अब ये फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम ये नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गणित शिक्षण की नवीन विधियों से। तो गणित शिक्षण की नवीन विधियों में सबसे पहले देखते हैं, गणित शिक्षण की नवीन विधियों में सब 6 तरह की विधियाँ आती हैं। इसमें पहला है गणित शिक्षण की विधियों में फर्स्ट आता है आगमन विधि, दूसरा निगमन विधि, तीसरा संश्लेषण विधि, चौथा विश्लेषण विधि, पांचवा अन्वेषण विधि, छठवां प्रयोगशाला विधि। आगमन विधि, जैसे कि आगमन विधि में देख लेते हैं। सबसे पहले है आगमन विधि। आगमन विधि में आगमन विधि, ये जो आगमन विधि है ये अनुप्रेरण पर आधारित होती है। कैसे अनुप्रेरण पर आधारित होती है? बच्चों को उदाहरण या तथ्य दे दिया जाता है, उदाहरण या तथ्य या कोई समस्या दे दी जाती है, उसके बाद वे नियम खुद ही उस समस्या को हल करके नियम बनाते हैं। कोई भी बच्चों के सामने एक समस्या रख दी जाती है, बच्चों के सामने एक समस्या रख दी गई या क्वेश्चन रख दिया गया, तो उसको वो हल करने की कोशिश करते हैं और हल करने के बाद उस समस्या को विशेष ढंग से हल करने की कोशिश करते हैं। एक समस्या को उन्होंने हल किया और उसका उन्हें सही या उसका हल उनको मिल गया, समस्या का हल मिल गया। फिर उसके बाद हमें उसे दूसरी समस्या देते हैं। फिर वो जिस समस्या, जो पहली समस्या है, जिस ढंग से, जिस विशेष ढंग से वह हल हो गई थी, उसको दूसरी समस्या को भी वे उसी तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर समस्या हल हो जाती है। फिर तीसरी बार हम समस्या देते हैं, तीसरी बार भी इसी तरीके से विशेष ढंग से हल करने की कोशिश करते हैं, तो फिर समस्या हल हो जाती है। तो इस तरीके से बच्चे या बालक या छात्र स्वयं ही नियम या इन तीनों समस्या को देखते हुए वे खुद ही नियम या सूत्र को बना लेते हैं कि इस तरीके से ये नियम इस पर लागू होता है, इस तरीके की समस्याओं पर ये नियम लागू होता है। तो इस बोल सकते हैं कि यह उदाहरण तथ्य से नियमों पर आधारित है। उदाहरण या तथ्य से नियमों की ओर, विशेष से सामान्य की ओर। सूत्र, सिंपल तरीके का सूत्र, हमें विशेष ढंग से हम क्रियाकलाप करते हैं, विशेष ढंग से हम समस्या को हल करते हैं। उसके बाद हमें एक सामान्य सूत्र या सामान्य तरीका हमें पता चलता है कि किस तरीके से समस्या को हल करना है। फिर इसमें मस्तिष्क का व्यायाम होता है, इसलिए इस मस्तिष्क का इससे बहुत अधिक विकास होता है। और ये इस तरीके से यह पूरी तरीके से मनोवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित है। प्रत्यक्ष तथ्यों पर आधारित होने के कारण, मस्तिष्क का विकास करने के कारण यह मनोवैज्ञानिक तरीकी विधि है। जैसे कि हिंदी में बोला जाता है कि वाक्य को बच्चा सीखता है, फिर उसके बाद वर्ण। तो आगमन विधि, उदाहरण या तथ्य वाक्य को पहले बता दिया जाता है, उसके बाद वाक्य के वर्णों के बारे में बताया जाता है। ये आगमन विधि है। फिर नेक्स्ट है निगमन विधि। निगमन विधि के लिए देख लेते हैं हम निगमन विधि। निगमन विधि में अभी आगमन विधि में क्या होता था कि बच्चों को एक समस्या दी जाती थी, वे खुद ही उसे हल करते थे। लेकिन अब निगमन विधि में समस्या को दिया तो है, लेकिन समस्या के साथ साथ बच्चों को पहले सूत्र दे दिया गया है। समस्या में बच्चों को पहले सूत्र बता दिया गया है, फिर उसको जो समस्या उसके सामने आती है तो वो उसको समस्या को वो हल कर लेता है। तो इस तरीके से निगमन विधि में क्या होता है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। समस्या में पहले ही बच्चों को सूत्र सिखा दिया जाता है, पहले सूत्र सिखा दिया जाता है कि वो, और फिर उस तरीके से समस्या आने पर वे उस समस्या को हल करते हैं।
पहले सूत्र या नियम कुछ भी सिखा दिया जाएगा उनको, और उस तरीके से उस सूत्र को उस समस्या पे वे अप्लाई करेंगे और हल उनको मिल जाएगा। इस तरीके से ये ईज़िली मेथड होती है जिसमें जो हल मिलता है उसके वह कैसा होता है, जो तर्क होता है निगमन में जो तर्क मिलेगा वो अंतिम होगा और अकाट्य होगा, और उसमें अकाट्य होगा और उसमें सत्यता होगी, और बालकों को ये कंफर्म होगा कि जो वो हल कर रहे हैं इस तरीके से वह गलत नहीं होगा। ये आगमन विधि में जो समस्या का हल कर रहे थे, कभी कभी जो विशेष ढंग वो यूज़ कर रहे हैं तो वो कभी कभी सही हो भी सकता है और कभी कभी गलत हो भी सकता है, लेकिन निगमन विधि में जो उनको सूत्र नियम या सूत्र या नियम पहले सिखा दिया गया है तो वह निश्चित ही रूप से सही है। तो ये अंतिम होता है, निगमन तर्क का जो होता है वो अंतिम होता है, वो अकाट्य होता है। ये अंक गणित व बीज गणित में अधिक उपयोगी है। यह कहाँ पर अंक गणित और बीज गणित में अधिक उपयोगी होता है। जैसे हमने बच्चों को सिखा दिया a+b का होल स्क्वायर 2 होता है, और इसमें आ जाता है, इसका सूत्र होता है a² + 2ab + b²। तो उनके ये हमने बच्चों ने को सूत्र रटा दिया, और इसके बाद जो समस्या आएगी तो समस्या में वह इस सूत्र को अप्लाई करेगा और वह हल निकाल लेगा। तो ये हो जाती है निगमन विधि। तो ये हमने देखा आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि और अन्वेषण विधि। तो पहले हम देखते हैं संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि के बारे में। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं। संश्लेषण विधि में क्या होती है, विश्लेषित तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है और फिर उसके बाद अभीष्ट परिणाम मिलता है। जैसे कि संश्लेषण विधि ये होती है ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें क्या होता है कि संश्लेषण में हमें कुछ तथ्य ज्ञात होते हैं और उनकी सहायता से हम अज्ञात तत्व को निकालते हैं। ये रेखा गणित में बहुत अधिक यूज़ होता है। रेखा गणित में सिद्ध करने के लिए जैसे कि बता दिया जाता है, जैसे इस तरीके का रेखा गणित में होता है। यहाँ पर होते हैं, इसको बोलते हैं शीर्ष अभिमुख कोण, है ना, और इनको शीर्ष अभिमुख कोण, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो इनके मध्य कुछ संबंध होते हैं और इसका जो साध्य निकालने के लिए हम ज्ञात चीज़ों का यूज़ करके हम जो अज्ञात है उसको हम सिद्ध करते हैं। तो ये हो जाती है हमारी संश्लेषण विधि। तो संश्लेषण विधि में क्या होती है, विश्लेषित तथ्यों को हम विश्लेषित तथ्य होते हैं कुछ, उनको इकट्ठा करते हैं जो हमें ज्ञात होते हैं और फिर उसके बाद हम अभीष्ट परिणाम तक पहुँचते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि में क्या होता है, समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके उसका अध्ययन कराना। कोई भी एक हमारे पास टॉपिक है बड़ा, उसमें हम छोटे छोटे टॉपिक में हम उसे डिवाइड कर लेते हैं, फिर हम उसको पढ़ा रहे हैं तो वो हमारा आ जाएगा विश्लेषण विधि। जैसे H2O है तो H2O को H+O में तोड़ना, H+O में तोड़ना, ये होता है विश्लेषण विधि। फिर नेक्स्ट आता है आपका अन्वेषण विधि। नेक्स्ट है आपका अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड, इसमें ह्यूरिस्टिक ये ह्यूरोसो नामक यूनानी वर्ड से आया है। इसमें होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ। इसका अर्थ होता है मैं स्वयं खोज करता हूँ। इसमें जो छात्र होता है वह निष्क्रिय श्रोता मात्र न रहकर स्वयं अन्वेषक व आविष्कारक होता है। इसमें बच्चों को खुद ही समस्या को हल करने का अवसर दिया जाता है। उनको इसमें अध्यापक है जो व्याख्या विधि की भांति पूरी तरीके से समस्या को हल नहीं करता है, उससे केवल कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है। उसके बाद वह खुद ही अन्वेषक या आविष्कारक के रूप में उस समस्या को हल करता है। इससे स्वाध्ययन को बढ़ावा मिलता है, स्वतंत्र अध्ययन को बढ़ावा मिलता है। इससे विद्यार्थियों में तर्क करने की, निर्णय करने की या कल्पना शक्ति या चिंतन की क्षमता जो होता है उसका विकास होता है।
नेक्स्ट है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, प्रयोगशाला विधि में प्रयोगशाला विधि में स्थूल से सूक्ष्म की ओर अध्ययन किया जाता है। इसमें जो छात्र हैं वो प्रयोगशाला में उपलब्ध यंत्रों, उपकरणों व अन्य सामग्री से जो गणित के तथ्य हैं, नियम हैं, सिद्धांत हैं, इन सभी की सत्यता की जांच वे स्वयं करते हैं। और इसमें प्रयोगशाला में कुछ चीज़ें ज्ञात होती हैं और ज्ञात चीज़ों से वे अज्ञात चीज़ों को सिद्ध करते हैं या समस्या को हल करते हैं। तो ये ज्ञात से अज्ञात की ओर विधि है। ये करो और सीखो के सिद्धांत पर, ज्ञात से अज्ञात और करो और सीखो के सिद्धांत पर आधारित है। और इससे जो प्राप्त ज्ञान है वह स्थायी होता है। यह सिद्धांतों, संकल्पनाओं और संबंधों व विधियों का स्पष्ट ज्ञान होता है। इसमें क्या होगा, सिद्धांत जो भी मिलेंगे हमें, जो भी संकल्पनाएं बनेंगी, जो भी संबंध होंगे, विधियों, उसका हमें स्पष्ट ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि हम करो और सीखो के सिद्धांत पर यह आधारित है। तो ये हमारी हो गई प्रयोगशाला विधि भी कंप्लीट। और हमने देखी गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ। ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ, ये हमने आज देखा पूरा। गणित शिक्षण की कौन कौन सी नवीन विधियाँ, 6 तरीके की हमने विधियों को देखा। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है गणित अधिगम की अवस्थाएं। तो गणित अधिगम की अवस्थाएं, गणित अधिगम की अवस्थाएं, इसे भी 6 अवस्थाओं में बांटा गया है। गणित की अधिगम की अवस्थाओं में कि बच्चा जो जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक गणित से संबंधित अलग अलग मानसिक परिवर्तन देखने को मिलता है, जो कि जन्म से किशोर अवस्था तक 6 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। बच्चों में जब वो उसका जन्म होता है तो बच्चों के जन्म से लेकर किशोर अवस्था तक और परिपक्वता तक उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। वह अलग अलग तरीके की मानसिक क्रियाएं करता है और जिससे उसमें गणितीय गुण देखने को मिलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाएगा आरंभिक अवस्था। आरंभिक अवस्था ये होती है 0 से 3 वर्ष, मतलब जन्म से 3 वर्ष तक की अवस्था जो होती है उसे बोलते हैं आरंभिक अवस्था। आरंभिक अवस्था 0 से लेके 3 वर्ष, 0 से लेके 3 वर्ष तक की जो अवस्था होगी उसे बोलते हैं आरंभिक अवस्था। और इसमें आरंभिक अवस्था में क्या होगा कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमर्जेंट फेज। इमरजेंट फेज, इमरजेंट फेज। तो 0 से इसमें छोटा और बड़ा, मतलब क्या चीज़ छोटी है क्या बड़ी है, तो उसका ध्यान 0 से 3 वर्ष की उम्र तक कितना बच्चों को मानसिक अवस्था में ज्ञान होता है कि क्या चीज़ छोटी है और क्या बड़ी है। फिर मिलान अवस्था, ये होती है मिलान अवस्था 3 से 5 वर्ष। 3 से 5 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं मिलान अवस्था। मिलान अवस्था ये होगी 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों में। तो 3 से 5 वर्ष तक के बच्चों में इसमें क्या देखने को मिलता है कि बच्चों को गिनती गिनती या और नंबर या गिनती, नंबर और 2 संख्याओं के अंक, दो नंबर के 2 नंबर तक के जो अंक होते हैं वो उनसे बनने लगेंगे। और 2 नंबर तक के अंक बनने लगेंगे। और क्या बनेंगे कि सबसे बड़ी और छोटी चीज़ों को वो पहचानने लगेगा। सबसे बड़ी क्या चीज़ है, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी, तो या मध्यम। तो इस तरीके की चीज़ें मिलान अवस्था 3 से 5 वर्ष, 3 से 5 वर्ष में देखने को मिलती है। फिर नेक्स्ट आपका आता है परिमाणात्मक अवस्था। परिमाणात्मक अवस्था जो होती है वो 5 से 6 वर्ष की होती है। परिमाणात्मक अवस्था जो होती है, परिमाणात्मक अवस्था 5 से 6 वर्ष, परिमाणात्मक अवस्था 5 से 6 वर्ष की होती है। इसमें ये क्वालिफाइंग फेज इसको बोलते हैं, क्वालिफाइंग फेज। क्वालिफाइंग फेज इस अवस्था में जो संख्या को विभिन्न तरीके से व्यक्त कर सकता है। विभिन्न तरीके से कैसे कि 7 है तो उसको बोल सकता है 4 प्लस 7 इज इक्वल टू होता है 4 + 3 भी होता है, 7 इज इक्वल टू होता है 5 + 2 भी होता है। तो विभिन्न
संख्याओं को विभिन्न तरीके से वह व्यक्त कर सकता है, उसको बोलते हैं विभाजनात्मक अवस्था। ये कौन सी परिमाणात्मक अवस्था, परिमाणात्मक अवस्था ये कौन सी होती है? 5 से 6 वर्ष तक की होती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है विभाजनात्मक अवस्था। विभाजनात्मक अवस्था में ये होती है 6 से 9 वर्ष। विभाजनात्मक अवस्था ये होती है 6 से 9 वर्ष तक की। इसमें क्या करता है, इसमें बच्चों को स्थानीय मान का ज्ञान हो जाता है, बच्चों को स्थानीय मान पर विभाजन ये करना सीख जाता है। यह क्या स्थानीय मान, इसमें स्थानीय मान जैसे सीख जाएगा। स्थानीय मान वह 2 से 3 अंकों तक के नंबर का उसे ज्ञान हो जाता है। वह 6 से 9 वर्ष की अवस्था में जैसे होगा 245 को वह किस तरीके से 200 + 40 + 5 करके वह लिख सकता है। ये हो जाती है विभाजनात्मक अवस्था। फिर नेक्स्ट आती है आपकी गुणनखंडीय अवस्था। गुणनखंडीय अवस्था में यह होती है 9 से 11 वर्ष की। 9 से 11 वर्ष की होती है गुणनखंडीय अवस्था या फैक्टोरिंग फेज इसको बोलते हैं। फैक्टोरिंग फैक्टोरिंग फेज फैक्टोरिंग फेज या उत्पादन अवस्था। उत्पादन अवस्था फैक्टोरिंग फेज। इस अवस्था में इस अवस्था में जो बालक है तो उसे वह वस्तुओं को गिनना सीख जाता है, उसके आगे की कैलकुलेशन या फैक्टरिंग करना सीख जाता है, गुणनखंड करना सीख जाता है। जैसे एक बालक के पास 4 पेंसिल हैं, हर एक क्लास में एक बालक के पास 4 पेंसिल हैं, तो हम पूछें यदि कि 8 बालकों के पास कितनी पेंसिल है, तो वह दोनों का गुणा करके 8 × 4 = 12 पेंसिल हैं, तो वह बता सकता है। फिर नेक्स्ट आता है संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें ये किशोर अवस्था होती है। ये 11 से जो संक्रियात्मक अवस्था है यह होती है 11 से लेकर 13 वर्ष। 11 से संक्रियात्मक अवस्था होती है, यह 11 से 13 वर्ष के बीच में होती है। इस अवस्था में बच्चा धन करना या ऋण करना या घटाना, जोड़ना, घटाना, मल्टीप्लाई करना या विभाजन करना, स्थानीय मान सभी क्रियाएं करना सीख जाता है। तो ये हो जाते हैं ध्रुव संक्रय करने में सफल हो जाता है। ये हो जाता है संक्रियात्मक अवस्था। तो ये हमने देखा गणित अधिगम की अवस्थाएं।